हर जरूरतमंद को प्रदेश के अंदर फ्री में उपलब्ध हो रहा था। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को, प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। ये सरकार की संवेदना भी, अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व भी था और उस उत्तरदायित्व का निर्वहन इस रूप में सरकार कर रही है। आपने देखा होगा विगत 8 वर्ष के अंदर केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार कार्य करना प्रारंभ की, एक भी योजना किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की उस मंत्र को अंगीकार करते हुए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाई गई। समाज का प्रत्येक तबका उससे लाभान्वित हुआ। कौन से ऐसा तबका है जो कह सकता है कि मेरे साथ भेदभाव हुआ हो? कोई तबका ऐसा नहीं, हर एक तबके को योजना का लाभ दिया गया। राशन 15 करोड़ लोगों को मिल रहा है। कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा नहीं। सबका साथ, सबका विकास का जो मंत्र है, उस मंत्र के अनुसार यह कार्यक्रम आगे बढ़ा। जनधन अकाउंट हर गरीब का खुला। गरीब की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई मत और मजहब नहीं होता, उसको शासन की योजना का लाभ मिलना ही चाहिए, उसको उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। किसान को आप जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं बांट सकते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हो या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, इस सभी योजनाओं का लाभ बराबर हर एक तबके को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। कोई सोच सकता था उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 45.5 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास मिल जाए? 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध हो जाए? 1,74,00,000 गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिल जाए? 1,55,00,000 गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिल जाए? प्रदेश के अंदर आप सबके सामर्थ्य और पुरुषार्थ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व में, प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता के सामर्थ्य से सरकारें गठित हुई। 5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली। एक नहीं कह सकता कि जाति, मत, मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया हो। हर एक जनपद के नौजवानों को नौकरी मिली। हर एक जनपद के नौजवानों को प्रदेश के अंदर अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का उपयोग करने का पूरा अवसर मिला। सभी नियामक संस्थाओं की कार्य पद्धति किस रूप में है? सबके सामने है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा और सुशासन का जो मॉडल खड़ा किया गया, आज परिणाम है दुनिया का हर बड़ा निवेशक आज उत्तर प्रदेश में आकर के निवेश करना चाहता है। और भाइयों बहनों, ये निवेश कैसे रोजगार को सृजन करता है, इसका परिणाम हम सबके सामने है। विगत 5 वर्ष के अंदर इस निवेश के परिणाम स्वरूप 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को विभिन्न स्थानों पर नौकरी और रोजगार उपलब्ध हुए। उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्यम, याद करिए 2017 का भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र की एक लाइन ये भी थी
कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन करने पर अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करेगी। और परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए क्या ब्रांडिंग होनी चाहिए, ये भी प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर उसकी ब्रांडिंग करते हुए प्रदेश ने अपनी परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया। कौन ऐसा जनपद है उत्तर प्रदेश का जहां पर अपनी परंपरागत उद्यम न रही हो? परिणाम क्या है? रोजगार मिला, नौकरियां सृजित हुई, उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा। आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते थे बीमारू राज्य है, और आज अकेले अपनी परंपरागत उद्यम से उत्तर प्रदेश 1,60,00,000 करोड़ रुपए का अपना परंपरागत उद्यम और प्रोडक्ट को यहां से निर्यात करता, एक्सपोर्ट करता। उत्तर प्रदेश आज एक्सपोर्ट प्रदेश भी बन गया। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रदेश बन सकता है, यह भी आज देखने को मिल रहा है। ये एक नए सामर्थ्य को, उत्तर प्रदेश का एक नया सामर्थ्य सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश परंपरागत रूप से ये कृषि प्रधान प्रदेश है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास है, अनेक उपलब्धियां हैं, देश की आत्मा है, देश का हृदय स्थल है। भगवान राम ने यही जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने यही जन्म लिया, बाबा विश्वनाथ का धाम इसी प्रदेश में, पूरा वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने की भूमि नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में, मां गंगा यमुना और मां सरस्वती का संगम, कुंभ की पवित्र पावन भूमि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, भागवत भूमि सुख तीर्थ उत्तर प्रदेश में, शक्ति पीठों से जुड़ी हुई परंपरा उत्तर प्रदेश में। जो लोग इस सामर्थ्य को नहीं समझते थे, वे कावड़ यात्रा पे रोक लगाते थे, वे राम जन्मभूमि के बारे में टिप्पणी करते थे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस प्रकार की टिप्पणी करते थे। आज जब माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित ऐतिहासिक फैसला आता है, तब एहसास होता है कि हमारे विचार परिवार के द्वारा पूज्य संतों के नेतृत्व में जो आंदोलन सरदेव अशोक सिंघल जी के मार्गदर्शन में उस समय आगे बढ़ा था, वह सही था और उसकी दिशा एकदम सही थी। ये चीजें दिखाती हैं हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और आप जैसे लोग, उस समय बहुत सारे लोग युवा रहे होंगे जब ये आंदोलन चल रहा था, अपनी पूरी जवानी को इस आंदोलन के लिए समर्पित किए। और उस कालखंड में आपने किसी ने सोचा नहीं होगा कि मैं इस पद पे जाऊंगा। एक ही भाव था कि मैं अपने प्रभु राम के मंदिर के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, और आज उसका पुरुषार्थ हम सबके सामने झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई चाह नहीं थी कि मैं सांसद बनूंगा, मैं विधायक बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं इस पद पे जाऊंगा। कोई चाह नहीं थी, एक ही भाव था, और वो भाव था, विजेता का भाव था, हम विजयी होंगे, अवश्य विजयी होंगे। और विजयी होने का भाव अंततः परिणाम हम सबको दिलाया। हमने कभी, हम भागे नहीं, पलायन का रास्ता नहीं अपनाया। हमारे पास ताकत नहीं थी, भौतिक ताकत नहीं थी, लेकिन आत्मिक ताकत थी, लड़ने की एक ताकत थी कि हम अगर जन्म लिए हैं तो आखिरी दिन तो एक दिन आना ही आना है, लेकिन लड़ेंगे अपनी मातृभूमि के लिए और अपने प्रभु राम के लिए। और अंततः परिणाम भाइयों बहनों हम सबके सामने आया। अंततः विजय तो, यह तो धर्मस्थ तो जय, ये तो होता है, सनातन वाक्य है, ये सनातन मंत्र है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। और हम सब उस भाव के साथ आगे बढ़े, परिणाम हम सबके सामने है। जहां एक और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का हृदय स्थल उत्तर प्रदेश है, वहीं सबसे समृद्ध खेती भी हमारे पास है।
कोई अनुमान कर सकता है? 5 वर्ष में 1,90,000 करोड़ रुपए की राशि केवल गन्ना किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से गया है, केवल डीबीटी के माध्यम से। कोरोना कालखंड में, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में दुनिया के चीनी उद्योग बंद हो गए। अकेले उत्तर प्रदेश डटा हुआ है कि कोरोना के बावजूद हमारी सभी 119, 120 चीनी मिलें चल रही हैं और उसको इथेनॉल की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके सबसे बड़े चीनी उत्पादक ही नहीं है। 2017 तक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चीनी उत्पादक नहीं था, पिछड़ गए थे। आज सबसे बड़ा चीनी उत्पादक भी है और दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक राज्य भी बना हुआ है। आपने देखा होगा किसानों को कैसे क्रय केंद्र के माध्यम से उसकी उपज को सीधे खरीदा जा रहा है। हम लोग अब तक 60 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय इस वर्ष कर चुके हैं, अब तक किसानों से कर चुके हैं। रिकॉर्ड मात्रा में है, रिकॉर्ड मात्रा में धान का क्रय सीधे किसानों से हो रहा है। कभी नहीं हुआ, मीडिएटर थे। आज सारी एमएसपी का लाभ किसान को उसके खाते में पैसा भेज करके किया जा रहा है। किसान के लिए योजनाएं, 2,60,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, बाण सागर की परियोजना हो, अर्जुन सहायक जैसी परियोजनाएं हो, इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। हम लोग जब 2017 में आए थे तब प्रदेश के 34 जनपद बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील थे। हमने पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ कार्य किया। आज स्थिति क्या है? बमुश्किल 3 से 4 जनपद ऐसे रहते हैं जो अभी संवेदनशील बने हुए हैं और जिस पर जो कार्य योजना बनाई गई है, जिस दिन ये लागू होगी उस दिन उत्तर प्रदेश बाढ़ से मुक्त होगा। सबसे अधिक जल संसाधन होगा लेकिन बाढ़ से मुक्त भी होगा। और अब ये नदियां तो हमारी सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का माध्यम बनी है। भाइयों बहनों, वैश्विक मानचित्र पर समृद्धि का एक मानक जल मार्ग भी बनता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य का उपयोग नहीं हो पाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य को पहचाना और देश का पहला वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ हो चुका है। अब हमारा किसान और हमारा उद्यमी अपने प्रोडक्ट को यहां से पूर्वी बंदरगाह के माध्यम से दुनिया के बाजार में पहुंचा सकता है। आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री जी ने 13 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज को भी वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए प्रस्थान करवाया। दुनिया आज आकर्षित है उत्तर प्रदेश के प्रति, भारत के प्रति, और उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य को हम सबको समझना होगा। उस पूरे सामर्थ्य को नेतृत्व देने वाली टीम यही है जो यहां पर बैठी हुई है। और इसीलिए आप सब जब इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका हम आह्वान करना चाहेंगे कि हम सबको आज इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हमारे पास एक समृद्ध विरासत है, पार्टी की भी, पूर्वजों की भी, और साथ साथ प्रदेश के अंदर प्रकृति और परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जिस प्रकार की समृद्धि हमारे पास है, इन सबको अगर हम लेकर के चलेंगे, ये सभी हमारे पास है। G20 के लिए अपने आप को तैयार करना है, केवल एक सरकारी आयोजन न हो जाए, हम सब की भी अपनी भूमिका होनी चाहिए। आतिथ्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा हम सबको। दुनिया के 20 बड़े देशों के साथ साथ 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि भी इस आयोजन में आएंगे और उस आयोजन को भव्य और दिव्य रूप प्रदान करना है, जैसे प्रयागराज कुंभ का हुआ था। प्रयागराज कुंभ में क्या भव्य और दिव्य रूप दिया, दुनिया आकर्षित हो गई। 2013 में महाकुंभ था, कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए। 2019 में कहने के लिए अर्धकुंभ था, हमने कहा भी देखो आधा हमारे यहां कभी नहीं हुआ, हम तो पूरा पे ही विश्वास करते हैं, हमने कुंभ नाम दिया था। लेकिन अर्धकुंभ के बावजूद
24 करोड़ श्रद्धालु आए थे, 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में आए थे। ये दिखाता है थोड़ा प्रयास होगा, दुनिया आपकी तरफ आएगी। पर्यटन की दृष्टि से आप देखेंगे 2017 में उत्तर प्रदेश डोमेस्टिक पर्यटन में तीसरे नंबर पर था, आज नंबर 1 पर है और नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में बड़ा गैप आ चुका है। अकेले काशी में एक सप्ताह में 26 लाख श्रद्धालु इसी महीने एक सप्ताह में 26 लाख श्रद्धालु काशी में काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आए थे। और सावन के महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में दर्शन करने के लिए आए। यही स्थिति अयोध्या की है, यही स्थिति मथुरा वृंदावन की है। कल आपने प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान को देखा होगा, 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां गए थे। अगर इस सामर्थ्य को पिछली सरकारों ने समझने का प्रयास किया होता और इसको सम्मान देने का कार्य किया होता तो उनको दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ती। ये विरासत को जो भी सम्मान देगा, समृद्धि उसका द्वार खोलेगी। जो भी उसे अपमानित करेगा उसे दर दर की ठोकरें खानी ही पड़ेंगे। और भाइयों बहनों, हम सब इस विजेता भाव के साथ आगे बढ़े। हमारे पास अनेक संभावनाएं आएंगी, हमें बुला रही हैं, आह्लादित कर रही हैं। एक और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 से 12 फरवरी को होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस भव्य आयोजन को हम आगे बढ़ाएंगे। दुनिया और देश और दुनिया का हर निवेशक आज उत्तर प्रदेश आना चाहता है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यही रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने सामर्थ्य का परिचय दिया है। जब तमाम राज्यों ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपने यहां सुविधाएं देनी बंद की थी कोरोना कालखंड में, उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्यम सामने आया था और हमने एक एक अपील की थी कि भाई एक एक दो नौजवानों को अपने यहां एडजस्ट करो। लोग कहते थे कि कैसे करेंगे, हमने कहा घबराइए मत, हमारे पास 96 लाख एमएसएमई यूनिट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर हम एक एक दो को भी उनके अंदर समाहित कर लेंगे तो याद करना कि उत्तर प्रदेश कम से कम 1 करोड़ युवाओं को तो केवल अपनी एमएसएमई यूनिट में ही उसमें जोड़ सकता है। और उत्तर प्रदेश ने वो करके भी दिखाया। आज तो हमारे पास दुनिया आ रही है, निवेश करने के लिए आ रही है, नए रोजगार सृजित होंगे, नए इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, नए विश्वविद्यालय बनेंगे, नए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर विकसित होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो मॉडल वर्तमान में चल रहा है, डबल इंजन की सरकार अब 1 नहीं 2 नहीं 13 एक्सप्रेस हाईवे के साथ काम कर रही है। एयरपोर्ट 1 नहीं 2 नहीं 9 एयरपोर्ट तो क्रियाशील हैं, 10 एयरपोर्ट पर वर्तमान में कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी उनकी कनेक्टिविटी को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश बना रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा जा चुका है। उत्तर प्रदेश आज नए निवेश के गंतव्य के रूप में उभर करके सामने आ रहा है और उसकी तैयारी के लिए जहां एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तैयार करके अपने युवाओं की टीम के साथ उसके जोड़ने की आवश्यकता है, उसके स्किल डेवलपमेंट के साथ नए नए इनोवेशन को वहां पर जन्म देने के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, अपने आप को उसके अनुरूप आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक पक्ष यह हमारा दोस्त की तरफ अपनी आतिथ्य सेवा के लिए विख्यात उत्तर प्रदेश को इस दिशा में कार्य करना होगा G20 समिट के माध्यम से। और याद करना, उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 2023 का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में भी जाना जा रहा है, यानी मोटे अनाज के रूप में, जो हम परंपरागत हमारा अनाज रहा है। बाजरा है, ज्वार है, कोदू है और भी रागी है, ये सब जो परंपरागत रहा है, इस वर्ष के रूप में मनाना है, इसको प्रोत्साहित करना है।
नेचुरल फार्मिंग, ये विश्व मुक्त खेती, गौ आधारित खेती, गौ माता की रक्षा भी होगी और विश्व मुक्त खेती के माध्यम से लागत को कम करना, किसान की आमदनी को आगे बढ़ाना, इस दिशा में हम सबको जुड़ करके आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। तो नगर निकाय की चुनाव भी हम सब की आहट को फिर से वो हम सबको आमंत्रित कर रहा है, हम उसकी तैयारी करें। 762 नगर निकायों के इलेक्शन होने, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आते ही इलेक्शन की घोषणा भी हो जाएगी और इलेक्शन की घोषणा के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम 2014, 2017, 2019, 2022 के साथ नगर निकाय चुनाव में भी परचम लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में इसकी तैयारी के लिए हम सब कार्य कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर प्रदेश कार्य समिति के अवसर पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक सकारात्मक सोच के साथ विजेता की भूमिका में हम सब